ही पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। दोनों पार्टियां अलग हो गई थी लेकिन अब एक साथ फिर आ रही हैं और निश्चित तौर पर ये महायुति यानी जो वहां सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए है, उसकी धड़कनें बढ़ाने वाला ये राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। और क्या कुछ है इस पर अभी थोड़ी देर में वहां पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हम आपको सीधे ले चलेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन राजनीति में यहां देश भर में बहुत कुछ चल रहा है और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासित सरकारें बुरी तरह से घिरी नजर आ रही हैं। कोर्ट के मुद्दों पर भी और यहां कई दूसरे मुद्दों पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बड़ा झटका दिया है कल कोर्ट ने, और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की सरकार भी फंसी हुई है और कई बीजेपी नेता फंसे हुए हैं इस मामले में कि पिछले दिनों वहां पर जो अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था और उसके साथ जो कुछ हुआ था उसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और दूसरे उत्तर प्रदेश में वहां अखलाक का मामला, जो लिंचिंग को लेकर जो एक बड़ा चर्चित मामला था, उसमें सरकार कोशिश कर रही थी कि जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ दायर दर्ज मामले वापस ले लिए जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और मामला वापस लेने से मना कर दिया। यह भी कहा कि इसकी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए और रोज इसमें गवाहों के बयान दर्ज होने चाहिए। तो एक बड़ा सेटबैक है वहां पर यूपी की बीजेपी सरकार के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से कई और मुद्दे हैं, उत्तराखंड का मुद्दा है अमलेंदु जी, वहां पर तो बहुत ही एक कह लीजिए कि एक गंभीर किस्म के आरोप लग रहे हैं। आरोप पहले भी लगे थे लेकिन नामों के खुलासे नहीं हुए थे। अब बीजेपी विधायकों की ओर से ही तमाम उसमें जो अभियुक्त हैं, कौन लोग उसमें फंसे हुए थे, ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से बड़े नेता तमाम मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बचाने की किस तरह से सरकारें कोशिशें कर रही हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, सरकारें बचाने की कोशिश कर रही हैं और अपराधियों, खासतौर से जो यौन अपराधी हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं। और इसको लेकर पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और बीजेपी सरकारें जो है और बीजेपी दोनों जो है बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई हैं। अंकिता भंडारी का मसला है और इधर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर भी अदालती जो आदेश है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार की जो नीति है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भाई अदालत ने ये किस तरीके से फैसला दे दिया कि भाई पूरी ज़िंदगी उनको जेल में नहीं रखा जाता। जब लाइफ सेंटेंस है तो क्यों नहीं रखा जा सकता। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो याचिका जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा ये उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यौन अपराधियों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है और उसके बाद फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे देती है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी, और उत्तराखंड में अमलेंदु जी जो मामला था अंकिता भंडारी का, बहुत ही चर्चित मामला था, उसमें सरकार गिरी हुई थी, लेकिन वहां भी किस तरह से बड़े जो लोग थे उनको बचाने की कोशिशें की गई और अभी तक की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही उसका खुलासा किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस मामले में और किस तरह के नए खुलासे हुए हैं, बीजेपी नेताओं की ओर से किस तरह से ये बातें आई हैं, उनको हम सुनेंगे। पीसीसी के जो अध्यक्ष है वहां पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल। लेकिन ये चर्चित मामला बीजेपी के बड़े नेता और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे आखिरी दम तक बचाने की कोशिशें होती हैं, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। अब यहां पर जो इनका कुलदीप सेंगर का मामला आ रहा है अमलेंदु जी, उनको भी किस तरह से बचाने की कोशिशें की गई थी। एफआईआर पहले तो दर्ज नहीं हुई ये, और उसके अलावा एफआईआर जब दर्ज भी हुई तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आखिरकार जब कोर्ट ने उनको सजा दी तब जाकर उनको जेल हुई और उनको विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये बहुत ही एक बीजेपी पूरे मामले में घिरी दिखाई पड़ रही है। पहले सुन लेते हैं उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल क्या कह रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात भी करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अंकिता भंडारी मामले को पूरी तरह से दबाने के लिए पूरी ताकत लगाई। सत्ता की जो ताकत है, सत्ता की जो शक्ति है, जो लोगों के हितों के लिए काम आनी चाहिए, वो सत्ता की शक्ति अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को बचाने के काम आ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने मांग की है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में ये बात उजागर कर दी है
कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग थे, ये बात जब उजागर कर दी है तो हमने मांग की है कि इसको दोबारा इसकी जांच की जाए, इसको सीबीआई के हवाले इस जांच को दिया जाए। सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जज उनकी देखरेख में जांच हो, हमने ऐसी मांग की है और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के हित में सरकार को मानना चाहिए। मैं दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि उत्तराखंड से हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है। हमारी बात को उत्तराखंड में आके भी अनदेखा कर दे रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों की बात को अनदेखा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्या मालूम दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आवाज़ नज़दीक है उनका, तो क्या मालूम हमारी बात आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक। तो इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग तब भी की जा रही थी और अब एक बार फिर की जा रही है। किस तरीके से वहां पर अंकिता भंडारी को की जान ली गई और उसके बाद उस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जब बीजेपी के नेता ही उसमें कई खुलासे कर रहे हैं तो फिर एक बार उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। गणेश गोदियाल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होगा अमलेंदु जी, जिस तरह से पूरी ताकत के साथ और खुलेआम बचाने की कोशिशें होती हैं, क्या अब जांच का आदेश देगी सरकार वहां पर? देखिए, जांच का आदेश तो सरकार क्या देगी, क्योंकि अगर जांच का आदेश देना होता तो समझिए जिस तरीके से वहाँ वो जहाँ ये घटना हुई थी आनंद फानंद में उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया ताकि वहाँ सबूत मिटा दिए जाएं, तो ये तो बिना सरकार के इशारे के नहीं हुआ होगा। और उसके बाद भी जिस तरीके से बचाने की कोशिश की गई, वो तो अगर जन आंदोलन खड़ा नहीं होता तो ये अपराधी पकड़े थोड़ी ना जाते। उसके बाद भी उनको बचाने की कोशिश हो रही, तो सरकार तो जाँच क्या कराएगी। और जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी रही यहाँ उत्तर प्रदेश में, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही, उसी तरीके से अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनके साथ भी वहाँ बीजेपी सरकार खड़ी हुई है। तो गणेश गोदियाल जो है उन्होंने कल भी जो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द से जल्द अंकिता भंडारी केस में सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करवाए। तो अब ये सरकार तो कराने नहीं जा रही है समीर जी, इसके लिए या तो आंदोलन करना पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ेगा, ये तभी संभव है, वरना ये होने वाला नहीं है। क्योंकि खुले तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी वो यौन अपराधियों के संरक्षण में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी रहती है। ये बिल्कुल इसीलिए, और ये जो आपने जिक्र किया कुलदीप सेंगर का मामला, उसमें भी बड़े आंदोलन के बाद ही उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन उनको आखिरी दम तक बचाने की कोशिश हुई। पर यहां उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी अब किस तरह से, हालांकि ये राहत उनको दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन कोर्ट के इन फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको एक बार। दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी न्यायालय के फैसले समझ में नहीं आते, लेकिन न्यायालय के फैसले पर कमेंट क्या करें। ये जरूर है कि ये पहले भी साबित हो चुका है कि सेंगर को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बचाने की कोशिश की थी, कितना संरक्षण दिया था, और अब उस परिवार की सुरक्षा खतरे में है। वो बेटी गुहार लगा रही है, उम्मीद है कि उसको सुरक्षा मिलेगा और न्यायालय भी इस बात का संज्ञान लेकर पुनर्विचार। तो यहाँ उनको इस पे संज्ञान लेगा। अदालत के फैसले भी कई बार सवाल उठाते हैं और यही सवाल उठ रहे हैं अब जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को राहत दी गई है, यानी उम्र कैद की सजा होने के बाद भी उनकी सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, जमानत दे दी है। हालांकि कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन प्रतिबंधों का कितना असर होता है ये कई मामलों में साफ दिखाई पड़ता है, वो भी कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के लिए जो हर तरह से मजबूत है और जो अपनी इस मामले में फंसे होने के बावजूद किस तरह से पूरी की पूरी सरकार लगी रही उनको बचाने में। इतने बड़े जन आंदोलनों के बाद उनकी जाकर कहीं उनके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट ने उनको सजा दी। और इधर इस मामले में जो पीड़ित लड़की है उसने आज वहां इंडिया गेट पर धरना दिया, लेकिन पुलिस बहुत ही बेरहमी के साथ उसको उठाकर ले गई। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता है डॉक्टर रागिनी नायक, एक ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है, उसके उस विजुअल को भी उन्होंने टैग किया है जिसमें उस लड़की को, पीड़ित लड़की को उन्नाव मामले में जो रेप केस का मामला था, बहुत ही चर्चित मामला था, उसमें उस लड़की को वहां प्रदर्शन कर रही थी, उसको किस तरीके से जबरन खींच कर ले गई। रागिनी नायक लिख रही हैं कि ये उन्नाव गैंग रेप पीड़िता है, इनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हुई, उसी एक्सीडेंट में बमुश्किल इनकी जान बची, वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज चला और कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। न्याय की इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। तो यही बात ये भी कह रही है कि कैसे कई बार
जो अदालतों के फैसले होते हैं वो भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल समीर जी, अदालतों के फैसले बहुत सवाल उठाते हैं और अदालतों के फैसले पता नहीं किस आधार पे आते हैं, यही समझ में नहीं आता। या कानून के आधार पे है कि आपकी व्यक्तिगत उसके आधार पे, समझ में ही नहीं आता है। अब आप यहाँ तर्क दे रहे हैं कि साहब की चूंकि अगर पुलिस जो है वो पीड़ित की, विक्टिम की अगर काम नहीं कर सकती तो पुलिस की नाकामी पर अपराधी को जमानत पे मतलब उसे अंदर नहीं रखा जाता हमेशा के लिए। अरे भाई, जब लाइफ सेंटेंस है तो क्यों नहीं उसे लाइफ सेंटेंस मिल सकती, क्यों उसे जमानत मिलेगी? एक तरफ जिन लोगों के जो ट्रायल केसेस हैं समीर जी, जिनके पास कुछ अभी कोई चार्जशीट नहीं है, वो 7-7 साल से जेलों में बंद हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं। और दूसरी तरफ 15 लाख के बॉन्ड पर ही यहाँ जमानत मिल जाती है एक अपराधी को जिसको सजा मिल चुकी है, लाइफ प्रिजनमेंट। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि किस तरीके से अदालतों के फैसले भी आते हैं तो उन पर भी सवाल उठते हैं। अब अदालतों पर अगर समीर जी इसी तरीके से फैसले आते रहे और सवाल उठते रहेंगे तो ये बड़ा संकट हो जाएगा देश के सामने कि न्यायपालिका पर जो लोगों का भरोसा वो किस तरीके से कायम रहे। ये एक बड़ा गंभीर संकट है। तो ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता न्यायपालिका को भी है कि आपके फैसले जिस तरीके से आते हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ता है। ये बड़ा सोचने वाला विषय। बिल्कुल, ये इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं और बहुत लोग इसको लेकर बहुत चिंतित भी हैं। योगिता भयाना है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं। चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर ये उन्नाव रेप पीड़िता का मामला हो, उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस फैसले को बता रही हैं कि उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद उनको जमानत मिल जा रही है। ये किस तरह का न्याय है? तो एक बार सुनेंगे क्या कह रही हैं योगिता भयाना। और इधर बीच इस तरह पीड़ित लड़की को, उन्नाव की जो रेप पीड़िता लड़की है, उसको इंडिया गेट पर वो प्रदर्शन कर रही थी, अपनी बात, अपनी आवाज उठा रही थी, लेकिन उसको वहां से भगा दिया गया, जबरन वहां से हटा दिया गया। यानी अपनी बात को, अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करने की भी अनुमति नहीं मिली। दूसरी ओर जो सजा पाए हुए, उम्र कैद की सजा पाए हुए कुलदीप सेंगर को अदालत से, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है। तो कई सारे फैसले होते हैं, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं महिला एक्टिविस्ट है योगिता भयाना, वो इस पूरे मामले में। डेफिनेटली हम लोग की मांग तो यही थी कि गलत हुआ है, न्याय हुआ है उस बच्ची के साथ। क्या मुझे लगता है सभी महिलाओं के साथ और सभी पीड़िताएं जो न्याय की उम्मीद करती हैं उन सभी के साथ गलत हुआ है इस केस में। मतलब इससे ज़्यादा विभत्स कुछ नहीं होगा कि एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ आप बलात्कार कर दो, फिर उसका गैंगरेप करवाओ और उसके बाद उसके फादर को कस्टडी में मरवा दो और उसके बाद उसके वकील को मरवा दो, उसकी बुआ को मरवा दो, मासी को मरवा दो। पूरे ख़ानदान को इन्होंने नष्ट कर दिया। और उसके बाद इस लड़की का एक्स कराया गया, आपको पता होगा वो क्रिटिकल थी, 6 महीना हॉस्पिटल में थी, उसके 120 से ऊपर स्टिचेस आए हैं, उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। ऐसे में वो जिंदा है, वो अपने आप में मिसाल है। उसके बाद वो न्याय की उम्मीद रखती है और रखनी भी चाहिए। और जब न्याय नहीं मिलता तो यही होगा। हम लोग सिर्फ पीसफुली हम अपनी बात रखने के लिए इंडिया गेट पे बैठ रहे थे और वहाँ पर पुलिस आई और घसीटते हम सबको बस में भर दिया उन्होंने। आप सोचिए, यहाँ पर पहले तो न्याय मिलता नहीं है और न्याय मांगने के बाद आपको डंडे मिलते हैं। डेफिनेटली हमारी लॉयर से मीटिंग हुई, हमने पूरी हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा भरोसा नहीं है हमारे न्याय पर, न्याय की व्यवस्था पर, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में और मुझे लगता है कि ये पूरी एक सोची समझी एक तरह से प्लानिंग की गई थी कि उसको बाहर निकालना है ताकि चुनाव जीता जाए। चाहे वो पीड़िता की जान को खतरा हो, चाहे वो समाज में इतने बड़ा हमारे देश की इज्जत और शान पर कितना बड़ा धब्बा है कि एक मतलब बलात्कारी बाहर छोड़ दिया आपने क्योंकि आपको चुनाव की पड़ी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है अमलेंदु जी, जो ये चूंकि कई सारे इस तरह के मामलों में इन्होंने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, कह रही है हमें न्याय प्रक्रिया पर भी भरोसा उठ रहा है। ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर मामला है ये। न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठने का मामला निश्चित तौर पर है कि आप एक तरफ मतलब कह रहे हैं कि साहब चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो विक्टिम की रक्षा नहीं कर सकती, मतलब कोई भी पुलिस जो है तो पुलिस की नाकामी के लिए उसको हम हमेशा जेल में नहीं रख सकते। तो ये तर्क जो है, तो भाई जब लाइफ सेंटेंस किस लिए है? जमानत पर बाहर मौज करने के लिए नहीं है लाइफ सेंटेंस।
तो अब ये जिस तरीके की आ रही हैं अदालतों से फैसले आ रहे हैं, तो इस पर भी अब काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी है कि आखिर न्याय प्रक्रिया पर भरोसा कैसे कायम रहे। ये एक बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। और इधर अमलेंदु जी, जिस तरह से कल अखलाक वाले मामले में 2015 का बहुत ही चर्चित मामला था कि गो मांस रखने के आरोप में उसको पीट पीट के मार डाला उसके आसपास के लोगों ने ही। हालांकि बाद में पता चला कि वो गो मांस था भी नहीं जब उसकी जांच रिपोर्ट आई। लेकिन इस मामले ने एक लिंचिंग, एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया और काफी राजनीति की ये मामला रहा। उसमें कई लोगों के खिलाफ जांच हुई, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन अब उनके मामले सरकार वापस ले रही है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को वापस करने से मना कर दिया और कहा कि ये वापस नहीं लिया जाएगा, इनके खिलाफ मामला चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और रोज की रोज ये इस पर गवाही, जो गवाह है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो एक बड़ा झटका, हालांकि कोर्ट्स की तरफ से अब जैसे कुलदीप सेंगर का मामला है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ कई बार कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं जिससे लोगों की आशा उम्मीदें बनी रहती हैं। हाँ समीर जी, कुछ फैसले होते हैं जिनसे उम्मीदें बनी हुई रहती हैं, निश्चित तौर पर सही है। और लेकिन ये जो फैसला है अखलाक वाला, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समीर जी समझा जा सकता है कि इसमें सरकार जो थी वो चाहती थी कि ये केस विड्रॉ हो जाए, वापस हो जाए। और लेकिन अदालत ने साफ मना कर दिया कि वापस नहीं। और जो सख्त टिप्पणी भी की कि ये बिल्कुल इसमें कोई तर्क नहीं है, आधारहीन है, यानी एक तरीके से बकवास है आपकी याचिका ये वापस लेने की, ये अदालत का कहना। तो ये बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए समझा जा सकता है, बीजेपी सरकार के लिए समझा जा सकता है। और ये तीनों मामले जो आज चर्चा में है समीर जी, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाला मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, ये तीनों मामले ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ जो है वो उनका संरक्षण करने का काम करती है। ये इस पर सवाल उठ जाते हैं। विपक्ष यही बात लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों की संरक्षक पार्टी बनकर उभरी है। ये विपक्ष के साफ तौर पर आरोप है। बिल्कुल, वहां अपराधियों का एक तरीके से उनको, अगर उनकी पार्टी से जुड़े हैं तो वो किसी भी तरीके के अपराधी हो, आर्थिक अपराधों के मामले उन पर दर्ज हों या फिर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हों या फिर इस तरह के संगीन मामले, रेप और मर्डर जैसे मामले अगर उन पर दर्ज हैं, फिर भी उनको बचाएगी और पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कई बार होता क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया उनको कहीं न कहीं उनको एक तरीके से धता बता देती है और वो अपनी मजबूती को दिखाती है कि न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का भरोसा ना उठने पाए। अखलाक मामले में जिस तरह से अभियुक्तों के खिलाफ मामला वापस लेने की यूपी सरकार कोशिश कर रही थी, उसको एक बार आईना दिखाया है कोर्ट ने। और सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, क्या उनको सुनते हैं क्या कह रही हैं, क्यों इस मामले को वापस लिया जा रहा था। और ये सारे मामले जो है वो राजनीति से जुड़े हैं। जो योगिता भयाना कह रही हैं कि कुलदीप सेंगर को इसलिए बाहर निकालने की कोशिश की गई ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही आरोप है और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि ये क्यों इस तरीके से किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्यों इनकी मदद करती है। यानी ये जो बाहुबली समझे जाते हैं वो चाहे किसी भी अपराध में हो, किसी भी तरीके की, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब बाहुबली जनता पार्टी हो गई है, ये समझा जाए तो हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। हम तो नहीं जानते ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रहती है और जनता के खिलाफ है, अपराधियों के साथ, और अपराधियों के बल पे ही चुनाव जीतना चाहती है। ये विपक्ष के आरोप है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। ऐसा लगता है जिस तरह की नफरत की और एक तरफा राजनीति योगी सरकार परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। 2015 में अखलाक की एक भीड़ ने पीट कर जान ले ली, नृशंस हत्या की, और उसकी दूसरी हत्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने करी जब उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है। कोर्ट ने पहले तो उनकी याचिका को खारिज किया है, खारिज करते वक्त उसको आधारहीन बताया है, कहा है इसका कोई कानून संगत इसके लिए न्याय नहीं है। अब मुकदमा हत्या और दंगे दोनों का जारी रहेगा। मुझे लगता है कि अखलाक की मौत एक भीड़ ने की थी और उस भीड़ ने की थी जिसको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। दूसरी हत्या की कोशिश योगी सरकार ने जरूर करी, लेकिन वो शायद ऐसा कर नहीं पाए।
तो ये बहुत गंभीर मामले हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से घेर रहे हैं कि किस तरह से बड़े और गंभीर और संगीन अपराधों में लिप्त नेताओं को बचाने का काम करती है और यहां तक कि सजा याफ्ता लोगों को भी बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, अखलाक की लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अंकिता भंडारी के मर्डर का केस हो। तो बुरी तरीके से सारे मामलों में घिरी है और विपक्ष हमलावर है सरकार पर, बीजेपी पर कि किस तरह से वो बचाव करती है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों पर किस तरीके से तमाम एजेंसियों की नकेल कसी जाती है, एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए, और किसी भी छोटे से मामले में लंबे समय तक उनको फंसाए रखने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं, चूंकि समीर जी सरकार की विपक्ष का जो आरोप सरकार के इशारे पे ही किया जाता है, सरकार के कहने पे ही किया जाता है और सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये साफ तौर पर कहना है। सचिन पायलट है, कांग्रेस के नेता हैं, कल वो थे बेंगलुरु में और उन्होंने DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम लोग सुन सकते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि किस तरीके से इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और इसके जरिए जो है विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, ये सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल, दबाव बनाया जाता है और यहां तक दबाव बनाया जाता है कि ये अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ चले आए या उसके समर्थन में चले आए। सुनते हैं सचिन पायलट को, क्या कुछ कहा उन्होंने। They have now passed in Parliament. The second issue that you are all aware of is the triumph of independent judiciary. For years together, the BJP government from 2014 onwards has tried to fuel political vendetta by falsely implicating Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji in the so-called National Herald case. Now today, the court has said that we will not take cognizance of the case that was filed. The Enforcement Directorate has a lot to answer. For years together, they have tried to throw mud at the Congress party, at the leadership of the Congress party, and more specifically on Mrs. Gandhi and Mr. Rahul Gandhi. The court today has said that they will not take cognizance. Cognizance is the least that the judge would do, but they have shown the mirror to the ED that it is pure. तो सचिन पायलट यही कह रहे हैं कि मैंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी CM DK शिव कुमार जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठे भी थे DK शिव कुमार, उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे के दर्ज हैं और गिरफ्तारी की तलवार एक तरह से लटकी रहती है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने और डराने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती रहती है। ये अब कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है कि LOP राहुल गांधी जी कई ज़रूरी नेशनल मुद्दों पर एक मजबूत और भरोसेमंद आवाज़ बनकर उभरे हैं, जिन्हें जनता का बहुत सपोर्ट मिला है। खास बात यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला था, ED ने हमारे सम्मानित नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद नेशनल हेराल्ड केस में चार्ज फाइल कर दिए। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान तक नहीं लिया, जिससे केस के पीछे की पॉलिटिकल मंशा सामने आ गई। तो ये बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई पड़ता है कि ये एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं और इन एजेंसियों को कैसे बार बार कोर्ट से फटकार भी मिलती रहती है, लेकिन इनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, इनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है किसी भी तरीके का समीर जी, और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद फिर जब अदालतों से फटकार लगने लगी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने लगी, तब जाके थोड़ा सी लगाम कसी, लेकिन अभी भी जो है वो पूरी तरीके से लगाम जो है वो कसी नहीं गई है। अभी भी फिर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि जानते हैं कि ये सारे मामले जाकर अदालतों में खारिज हो जाएंगे। अब यही नेशनल हेराल्ड केस जो है 11 साल से चल रहा था, आपने बीच में बंद कर दिया, फिर आपने खोल लिया, फिर आपने इस पर पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला, अब आपने जाकर एकदम से चार्जशीट दाखिल कर दी और अदालत ने आपकी चार्जशीट उठाकर फेंक दी, ये कहते हुए कि एकदम बकवास है और इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई, तो आप गिरफ्तार कैसे कर लेंगे किसी को, आप चार्जशीट कैसे दाखिल कर देंगे? भाई अगर कोई कत्ल हुआ होगा तो उसकी कत्ल की FIR होगी ना, या बिना कत्ल की FIR किए हुए आप फांसी किसी को दिलवा देंगे?
ये एक सामान्य सत्ता को जो है अपराध शास्त्र का, तो उस पे इस तरीके से उसकी टिप्पणी आई थी। लेकिन राहुल गांधी अभी जर्मनी में थे और जर्मनी में राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया, राहुल गांधी ने वहाँ अपमान कर दिया ये। लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं समीर जी, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यही थी कि इंडिया गठबंधन को लेकर उनसे पूछा गया तो उनका ये देखिए इंडिया गठबंधन एक जो सेंटर पॉइंट है उसका ये है कि वो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। साफ सी बात तो ये है। पहले हमारी अपनी टेक्टिकल पॉलिसीज़ हैं, कुछ मतलब रणनीतियाँ हमारी हैं जिसके तहत हम कहीं आपस में संघर्ष करते हैं, कहीं हम लड़ते हैं, लेकिन जब एक कोर मुद्दे की बात आती है तो हम आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हैं, जबकि एनडीए जो है उसमें ये बात नहीं है जी। एनडीए आरएसएस के मुद्दे पर एकजुट नहीं है। तो ये जो दोनों का अंतर है ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने वहां जर्मनी में बताया। हम लोग सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कहा, अंग्रेजी में है लेकिन इसका हम हिंदी अनुवाद भी बता देंगे। बिल्कुल, और ये बात राहुल गांधी तमाम दूसरे जगहों पर और पार्लियामेंट में भी कई बार कह चुके हैं। अभी पिछले सेशन जो अभी विंटर सेशन खत्म हुआ है उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी, जिसको लेकर जब वहां पर वोट चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी, स्पीकर ओम बिरला ने उनको रोकने भी की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें वो चुनाव सुधार से ही संबंधित है, आप इस पर रोकिए नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कहा कि चुनाव सुधार से ही संबंधित है और चुनाव सुधार पर आप सुझाव लीजिए। हमने तो चुनाव आयोग को दिए हैं सुझाव, चुनाव आयोग ने माना ही सुना ही नहीं। हम मिलने का समय मांगते रहे, हमको समय नहीं दिया, हमने भेजे हैं उनको सुझाव। आप कह रहे हैं फिर से सुझाव दे देंगे, लेकिन चुनाव आयोग तैयार तो हो सुझाव लेने के लिए। अब चुनाव आयोग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो पूरी तरीके से गिर गया है। लेकिन पहले हम लोग राहुल गांधी को सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने वहां कहा क्या था, फिर हिंदी में हम लोग बताएंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने वहां पर जर्मनी में क्या कहा उसको सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने वही सारी बातें कही हैं जो यहां पर उन्होंने संसद में भी कही हैं और लगातार पिछले काफी समय से वो इस मुद्दे को लेकर काफी वोकल हैं और इसको लेकर कई यात्राएं कर चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं। और केवल राहुल गांधी नहीं, उस मुद्दे को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष बार बार उठा रहा है। लेकिन यहां बीजेपी के तमाम नेता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या है और उसके बाद फिर कि यहां किस तरीके से चर्चा हो रही। लेकिन एसआईआर पर जिस तरह से एक बड़ा खुलासा फिर हुआ है, रोज वहां पर हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन एसआईआर के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, सरकार क्या करा रही है चुनाव आयोग के जरिए, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। खैर, पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या कुछ कहा। Successful at doing it. Now there's a new model which says actually we don't want to have this conversation. We're going to decide everything, and we know better than what the people of India know, and that's where I have a problem, because for me, India is its people, and there is nobody who knows better for what India needs than the people of India. You know, on the India alliance thing, see, you tend to see the alliance building up when an election comes. Look at it slightly differently. All the parties of the India alliance do not agree with the basic ideology of the RSS. That's the point, right? And you can ask any of them. None of them will tell you that actually we believe in the ideological position of the RSS. So we are very much united on that question. But we have tactical contests that take place, and we will continue to have them. But you will see. तो ये राहुल गांधी जर्मनी में बातें उन्होंने कही कि लोग बेहतर जानते हैं कि भारत को क्या चाहिए और एक नया मॉडल है जो कहता है बातचीत नहीं होनी चाहिए और सब कुछ तय किया जाएगा, क्योंकि वो भारत के लोगों से बेहतर जानते हैं। इंडिया गठबंधन आमतौर पर चुनाव आने पर बनते हैं। इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां आरएसएस की मूल विचारधारा से सहमत नहीं है। वे इस बात पर बहुत एकजुट हैं, लेकिन उनके बीच सामरिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। हालांकि जब विपक्ष को एकता की जरूरत होती है, जैसा कि संसद में हर दिन देखा जाता है, तो वे बहुत एकजुट होते हैं। वे उन कानूनों पर बीजेपी का विरोध करेंगे जिनसे वे असहमत हैं। वो लगातार दिखता है अमलेंदु जी, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरता है पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर। वो लगातार दिखाई पड़ता है। और इस समय चलते हैं सीधे मुंबई, जहां पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन दोनों की पार्टियों के गठबंधन की घोषणा हो रही है।
लंबे समय बाद दोनों एक साथ आ रहे हैं चुनावी राजनीति में, और इसका बड़ा असर बीएमसी चुनाव में, यानी जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं जनवरी में, उस पे देखा जा रहा है। पहले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है। लचके मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी जे वरती दोघं जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आता जर का आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. उत्साह अमाप आहे. मी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून, मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय, कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका, हाच एक संदेश मी आमच्या आज दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे. आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही. मी सगळ्यांना परत मनापासून धन्यवाद देतो. आणि राज, आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. धन्यवाद. खेळ संपला ते बरं झालं. नाही, आकड्यांचा खेळ आता सांगायचंच नाही. ही युती संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे का? अनेक ठिकाणी असं होऊ शकतं. अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली, जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे,
बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्याही युतीवरती आज उद्याच शिक्कामोर्तब होईल. उद्धव ठाकरेंची शेवटची निवडणूक असेल, या इलेक्शनला त्याच्या कार्यकर्तेच राहणार नाहीत असे भाजपचे लोक म्हणतात. लोक कोण? रावसाहेब दानवे. तो एक वहाँ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है. एक बड़ा फैसला है, लंबे समय बाद दोनों आए और कहा भी इन लोगों ने कि हमारे बीच का जो झगड़ा है वो महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब वो उसका नुकसान हम नहीं होने देंगे और किसी और को इसका फ़ायदा नहीं उठाने देंगे. तो एक ये बड़ा ऐलान है और इससे महायुति यानी जो एनडीए गठबंधन है, वहाँ पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है. अमलेंदु जी, बिल्कुल ये एनडीए के लिए यानी महायुति जो कहलाता है महाराष्ट्र में, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है. चूंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, जो कहा जाए, वो अब एक साथ आ गए हैं. तो ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है, खासतौर से मुंबई में बीएमसी के लिए. और समीर जी, देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो गिराई गई थी वो गिराई ही बीएमसी के लिए गई थी. चूँकि जिस तरीके का आरोप लगता है कि सब बीजेपी के खून में व्यापार है, जो मोदी जी कह चुके हैं उनके खून में व्यापार है, तो व्यापार जो है वो मुंबई की बीएमसी से बहुत अच्छा हो सकता है. तो इसीलिए ये किया गया था. तो अब लेकिन इसमें जिस तरीके से ठाकरे बंधु साथ साथ आए हैं, इसका निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा. ये बड़ी उठापटक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में मानी जा रही है. और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई और इसलिए तोड़ी गई कि बीएमसी पर कब्जा किया जाएगा, तो वो सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. चूँकि दोनों ठाकरे बंधु अब एक साथ आ गए हैं, तो आपस में इनका संघर्ष नहीं होगा, एक साथ होंगे तो एक बड़ी ताकत ही वहाँ पर दिखाई होंगी. जी बिल्कुल, वहाँ पर एक बड़ी ताकत के रूप में और पहले भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक साथ आने पर ये मजबूत स्थिति में वहाँ रहेंगे और इसीलिए ये गठबंधन किया गया है. तो अब एक बड़ा एक राजनीतिक ये खबर है वहाँ से, महाराष्ट्र से, मुंबई से बीएमसी चुनाव के लिए किस तरीके से दोनों ठाकरे यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं और उन्होंने चुनावी गठबंधन किया है. अब इसका असर कितना होता है ये देखना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगा और महायुति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है इन दोनों का एक साथ आना. और इधर जिस तरीके से यहाँ राजनीति चल रही है और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तमाम अपराधों में घिरे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें कर रही है पार्टी, राज्य सरकारें, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं. लेकिन राहुल गांधी को जो अभी हमने सुना, जो कुछ उन्होंने बातें कही थी इंडिया गठबंधन को लेकर और एनडीए सरकार की नीतियों को लेकर, उस पर कई सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव के समय संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब क्यों विदेश चले गए. तो उसको लेकर शमा मोहम्मद है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने सफाई दी है और बताया है कि ये अचानक प्रोग्राम नहीं था, बहुत पहले का प्रोग्राम था और तब सत्र की घोषणा भी नहीं हुई थी. अमलेंदु जी, हाँ, तब सत्र की घोषणा भी नहीं हुई थी, पहले से प्रोग्राम तय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए. हाँ, वो तो खैर कई अक्सर जाते रहे. प्रधानमंत्री को तो मालूम था ना कब सत्र होना है जी, तो प्रधानमंत्री क्यों चले गए भाई? लोगों को तो बाद में मालूम पड़ा कि सत्र होना है, प्रधानमंत्री से पूछ के ही किया हुआ. किरण रिजिजू की इतनी हिम्मत थोड़ी कि पहले सत्र बुला लें बिना प्रधानमंत्री से पूछे हुए. लेकिन तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखकर फिर क्यों नहीं तय किया गया? तो इसी को लेकर शमा मोहम्मद जो है वो सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री को जब कहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं होते हैं. जब देश के अंदर संकट था, यहाँ बड़ी दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं थे, भूटान में थे. इसी तरीके कई सारे सवाल शमा मोहम्मद ने उठाए, हम लोग उनको सुन सकते हैं. बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता. राहुल गांधी जर्मनी गए थे अभी, क्योंकि जर्मन की जो सरकार है उन्होंने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था 4 महीने पहले. ये सब फिक्स हुआ था 4 महीने पहले, अभी नहीं है. तो ये गलत है कि राहुल गांधी संसद में नहीं है. जो संसद में नहीं है वो है देश की प्रधानमंत्री. देश की प्रधानमंत्री एक गेस्ट के नाते आता है संसद के अंदर. जब वो भाषण देते उसी समय प्रधानमंत्री होता है, दूसरे समय प्रधानमंत्री नहीं होता है. और मैं आज ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हिंदुस्तान में, लेकिन पीड़ित परिवार को मिलने के लिए नहीं गया जम्मू कश्मीर. वो गया कहां? बिहार. क्योंकि बिहार के चुनाव में प्रचार करने के लिए रैली में गया था प्रधानमंत्री. अभी 1 महीने पहले रेड फोर्ट के बाजू में एक और आतंकवादी हमला हुआ था, 15 लोग मर गए थे, उनका देहांत हुआ था. प्रधानमंत्री थे उस समय इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? हॉस्पिटल भी नहीं गया.
जो घायल हुआ था उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गया, प्रधानमंत्री गया कहां? भूटान, वहां के जो राजा है उसके बर्थडे मनाने के लिए। शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जब अपने लोग मरते हैं, जब अपने लोग घायल होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे काम के लिए चले जाते हैं। और अभी हमारे जो नेता राहुल गांधी को आप सवाल पूछ रहे हो, राहुल गांधी को सवाल मत पूछिए, आप अंदर देखिए और जो इस कुर्सी का जो गरिमा है, प्रधानमंत्री के जो कुर्सी का गरिमा है वो रखिए प्रधानमंत्री। तो ये उस शमा मोहम्मद है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और कह रही हैं कि 4 महीने पहले ही जर्मनी की सरकार ने उनको ये इनविटेशन भेजा था और उस तभी से ये प्रोग्राम उनका तय था कि उन्हें वहाँ जाना है, और कई जगहों पर उनके और कार्यक्रम भी रहे। वहाँ पर जो पूर्व जो चांसलर थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी की, और वहीं उन्होंने ये बातें कही है, वो बातें कही हैं जो पार्लियामेंट में वो कह के गए थे, इसी सत्र में कह के गए थे। हाँ बिल्कुल, इसी सत्र में कह कर गए थे, वही सारी बातें कही हैं। किस तरीके से मोनोपोली जो है उसको लेकर बातें राहुल गांधी ने कही है, मोनोपोली किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से भारत की विदेश नीति जो है वो डगमगा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी जो बातें यहाँ कही हैं वही बातें उन्होंने वहाँ भी कही हैं। लगभग बातें एक सी हैं, कोई अलग नहीं है। सिर्फ अगर इस बात को देखा जाए कि हम इंडिया अलायंस को लेकर जो पूछा गया उनसे, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा के आधार पर किस तरीके से एकता है, रणनीतिक साझेदारियाँ हैं, ये सारी बातें भी कहीं। लेकिन जो बातें कही थी वो सारी बातें उन्होंने वहाँ भी वो कहीं। और आज एक वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी किया है, वैश्य समाज के साथ उन्होंने संवाद किया है। जी हाँ, तो वो हम लोग देख सकते हैं राहुल गांधी ने उस पर क्या लिखा वैश्य समाज के साथ बात करते हुए। तो जो मोनोपोली की बात है, वो मोनोपोली की बात यहाँ भी वैश्य समाज के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं, और जर्मनी में जा रहे हैं तो वहाँ भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ का BMW की कार देख रहे हैं कि उसका संयंत्र देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है उसको देख रहे हैं, यहाँ किस तरीके से इनोवेशन हो रहा है उसको देख रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ मोनोपोली स्थापित की जा रही है और इनोवेशन पे खर्च नहीं हो रहा है, ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, उनका वो ट्वीट और वीडियो भी। जी बिल्कुल, देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुलाकात की, और ये वीडियो भी देखते हैं और वैश्य समाज के लोगों ने, और इसके पहले भी कई अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और उसको हल करने की भी वो कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं, आश्वासन भी देते हैं। तो ये देखते हैं पहले वीडियो और क्या लिखा है इसमें कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया है। ये व्यापारियों का कहना है कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। यह खतरे की घंटी है। सरकार ने मोनोपोली को खुली छूट दे दी है और छोटे मध्यम व्यापारियों को ब्यूरोक्रेसी और गलत GST जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में बांध दिया है। यह सिर्फ नीति की गलती नहीं, ये उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है। बीजेपी सरकार की इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है, और इस लड़ाई में देश के व्यापार की रीढ़ वैश्य समाज के साथ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं। देखते हैं इस वीडियो को जो उन्होंने वैश्य समाज के लोगों से मुलाकात की है। ये अग्रवाल नेम की हिस्ट्री क्या है? दे आर जॉब क्रिएटर्स। उसकी प्रमुख भूमिका है देश के आर्थिक विकास में। हिंदुस्तान में चैरिटी होती है उसका 66% का। अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मीडिया जगत से हमारे अनेक लोग, उद्योगों में, फाइनेंस में, हर चीज में देश को योगदान अग्रवाल समाज दे रहा है। अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा व्यापार पे फोकस करता है, तो व्यापार जब करता है सब कुछ अपना दाव पे भी। छोटी छोटी कॉलोनियों में जो अपना धंधा चला रहे सर, वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है। You are connectors in the economy. You connect the farmer to the table. You connect wood to the finished product to the kitchen. You are the connectors. They don't seem to understand that you need connectors. ये अग्रवाल नेम की हिस्ट्री क्या है? महाराजा अग्रसेन जी राजा हुए हैं हरियाणा में, तो उन्होंने देश को समाजवाद का सिद्धांत दिया। 1 ईंट और 1 रुपया, उनके राज्य में जो भी व्यक्ति आता था उसको 1 ईंट और 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति देता था, जिससे उसको कार्य करने की पूंजी और रहने के लिए आवास उपलब्ध होता था। तो वो समाजवाद के सिद्धांत के आधार पे ही अग्रवाल समाज की स्थापना हुई, जिसमें हम अग्रसेन जी महाराज हमारे पितृपुरुष हैं, माता महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी हैं, और हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मीडिया जगत से हमारे अनेक लोग, उद्योगों में, हर चीज़ में, फाइनेंस में, हर चीज़ में देश को योगदान अग्रवाल समाज दे रहा है। उसकी प्रमुख भूमिका है देश के आर्थिक विकास में। हिंदुस्तान में 5% लगभग अग्रवाल से, लेकिन जो हिंदुस्तान में चैरिटी होती है उसका 66% करते हैं। समाज के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि दे आर जॉब क्रिएटर्स। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब टू एवरीबॉडी, लेकिन हर दुकानदार,
उस चाहे उसकी अगर चाय की भी दुकान है, जनरल स्टोर भी है, तो भी उसकी दुकान पे 1-2 लोगों को वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर इंडिया में अगर कोई कम्युनिटी है तो दैट इज अग्रवाल कम्युनिटी। You are connectors in the economy. यस, Right? Meaning that you connect the farmer to the table, you connect the wood to the finished product to the kitchen, you are the connectors. They don't seem to understand that you need connectors. You cannot do without connectors. It cannot be that just you have one guy sitting on the top and वो सबका मतलब खून चूस रहा है ऊपर से. सर दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी उस चीज से। हाँ, and damage will be tremendous. जैसे अभी इंडिगो के साथ हुआ, ऐसे ही हमारे सेक्टर्स के साथ होगा सर। मोनोपोलाइज हो गया, इंपोर्ट बेस्ड हो गया, खाने के लिए अरे देखेंगे भाई। So what is the issue? आजकल एक समस्या जरूर है, एक डर का माहौल सब में है। आपके यहाँ भी आने से ना कुछ लोगों को डराया जाता है, कुछ तो एक डर का माहौल है, ये वहाँ पर वैश्य समाज के लोग बता रहे हैं राहुल गांधी को, और किस तरीके से वो उदाहरण देकर भी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ मोनोपोली स्थापित की जा रही है हर क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है, जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, उन सब का अपना व्यापार कैसे खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है, मझोले व्यापारियों का खत्म हो रहा है। पहले नोटबंदी से कमर तोड़ी गई, फिर जीएसटी से कमर तोड़ी गई, ये राहुल गांधी बता रहे हैं और ये व्यापारी भी बता रहे हैं समीर जी। और आपको याद होगा कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पे बहस चल रही थी, तो एएसजी राजू थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी उपस्थित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरी अदालत में हूं, उसमें जीएसटी के 350 केसेस लगे हुए हैं। जीएसटी के 350 केसेस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में समीर जी। और जीएसटी को ले आया गया है पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, यानी अब ईडी जो है आपकी 1 रुपए की जीएसटी की अगर कोई अकाउंट में गड़बड़ी हो गई तो आपको उठाकर ले जाएगी और बिना कुछ पूछे हुए उठाकर बंद कर देगी और 6 महीने आपकी जमानत भी नहीं होगी। तो ये कर दिया, तो ये मोदी जी ने किया है। तो किस तरीके से छोटे व्यापारियों का गला मरोड़ा जाए, उनके व्यापार खत्म किए जाए ताकि उनके मित्र जो हैं उनका कारोबार फले फूले, ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि व्यापारियों ने उनसे ये कहा और वो ये सारी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। जी बिल्कुल, व्यापारी वहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा उनका व्यापार जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गया है, और कैसे व्यापार में एक मोनोपोली, एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यानी हर चीज किसी एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को, एक समूह को देने की तैयारियां हो रही हैं, कोशिश हो रही है और दिया जा रहा है। और उसी में इंडिगो का भी उदाहरण दिया जा रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर कई बार राहुल गांधी इस तरह के वीडियो जारी करते हैं, वो दिखाई पड़ता है। और इधर अमलेंदु जी, बीजेपी के जो अभी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाए, अभी तो है, अभी है, वही तो कह रहा हूं कि अभी वो निवर्तमान है, कार्यकारी अध्यक्ष थे, बिना बताए हुए कार्यकारी अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन और नड्डा जी हो गए अध्यक्ष। और ये मालूम, मतलब पहले बताया गया था कि नड्डा जी कार्यकारी हैं, एक्सटेंशन पे हैं, लेकिन फिर नितिन नवीन बन गए अचानक से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बताया कि नड्डा जी अभी अध्यक्ष हैं। तो ये जबकि कहते हैं कि हमारे यहाँ निर्वाचन होता है डेमोक्रेटिक तरीके से, और 2 बार से ज्यादा कोई उनके यहाँ हो नहीं सकता है उनके संविधान में। तो ये संविधान बिना बदले हुए नड्डा जी अभी तक अध्यक्ष बने हुए। बहरहाल तो खैर, वो अब जेपी नड्डा ने एक बयान देकर अपनी ही सरकार को और सरकार उनकी कैसे काम करती है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है अमलेंदु जी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल उठा दिया है समीर जी। और आप लोगों को याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि छत्तीसगढ़ में एक झीरम घाटी कांड हुआ था। उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस के लगभग 2.5 दर्जन नेता जो थे वो एक नक्सली हमले में उनकी जान चली गई थी। और उसको लेकर नड्डा जी ने एक बयान दे दिया कि साहब की कांग्रेस के लोग जो थे वो अंदर से मिले हुए थे, इसकी वजह से ये हुआ। अब इसको लेकर बहुत सवाल उठाना। एक तो सुशील आनंद शुक्ला हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नड्डा जी की एनआईए से जांच होनी चाहिए, इनको मालूम है कि उस अपराध में कौन कौन शामिल था, ये बताएं कि ये घटना कैसे हुई। एक तो ये है। दूसरा, टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जेपी नड्डा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई आपको मालूम था तो आपकी कैसी सरकार है जब तक आपने इस पर कार्रवाई नहीं की। तो टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं उसको हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, यानी जेपी नड्डा एक तो ये बयान देकर घिरे हुए हैं, लेकिन अपनी पूरी सरकार और उनकी सरकार काम कैसे करती है कि चीजों को छिपाती है और समय आने पर उसको फिर वो डिस्क्लोज करती है, ये चीज भी वो बता रहे हैं। यानी अपनी पूरी सरकार के काम करने के पैटर्न को एक तरीके से उद्घाटित कर रहे हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव जेपी नड्डा पर बहुत तगड़े सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आपको पता था तो आपने जांच एजेंसियों को बताया क्यों नहीं। सुनते हैं टीएस सिंहदेव को। माननीय नड्डा जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे और
जांजगीर में जो उन्होंने भाषण दिया, उससे बहुत आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ। आश्चर्य इस बात का कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट के एक बहुत जिम्मेदार प्रतिनिधि